तो जरा सोचिए, भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य बिखर चुका है। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ उथल-पुथल नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नए भारत का जन्म था जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस देश का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इस रोमांचक कहानी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि जब कोई सुपर पावर गिरती है तो होता क्या है। एक खालीपन पैदा होता है, एक पावर वैक्यूम जो भारत के अंदर और बाहर दोनों तरफ से नई ताकतों को अपनी ओर खींचता है। और ये कहानी बस इसी खींचतान की है। आज हम 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। पहले एक साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, फिर देखेंगे भारत के नए शासक कौन थे, उत्तर पश्चिम से कौन कौन आया, कुषाणों का राज कैसे स्थापित हुआ, और आखिर में इन सब के मिलने से वो कौन सा नया कल्चरल ब्लेंड तैयार हुआ। तो फिर इस नए युग का पहला डोमिनो कैसे गिरा, चलिए उस एक घटना पर नजर डालते हैं जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना थी। और हैरानी की बात यह है कि इसका अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। और बस इसी एक घटना ने आने वाले दौर का मिजाज तय कर दिया। और यहीं से शुंग वंश का राज शुरू हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी मध्य भारत में विदिशा को बनाया। अब दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ भरहुत स्तूप बनवाकर बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। और विडंबना देखिए, इस वंश की शुरुआत जैसे हुई, अंत भी ठीक वैसे ही हुआ। अंतिम शासक देवभूति भी अपने ही सेनापति के हाथों मारा गया। लेकिन शुंग अकेले नहीं थे। मौर्यों के जाने से जो खाली जगह बनी थी, उसे भरने के लिए पूरे भारत में एक होड़ सी लग गई थी। कई देशी राजवंश उठ खड़े हुए। तो एक नजर डालते हैं भी कब क्या हुआ। देखिए, करीब 1850 ईसा पूर्व में शुंग आए। फिर 73 ईसा पूर्व के आसपास उन्हें कण्वों ने हटा दिया। और ठीक इसी दौरान दक्षिण में सातवाहन और पूर्व में चेदी वंश भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। मतलब जो मौर्य साम्राज्य का दिल था, जो सत्ता का केंद्र था, वहां तो खेल बहुत तेजी से बदल रहा था। पहले शुंगों ने मौर्यों को हटाया, फिर कण्वों ने शुंगों को, और कण्व वंश वो तो सिर्फ 45 साल ही टिक पाया। इससे उस दौर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दक्षिण में कहानी कुछ और थी। वहां एक नई ताकत उभर रही थी, सातवाहन। ये आज के महाराष्ट्र के इलाके से शासन करते थे। इनकी एक प्रथा बड़ी अनोखी थी। शासक अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्मी। और ये इकोनॉमिक इनोवेटर्स भी थे। इन्होंने पहली बार सीसे के सिक्के जारी किए और ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा भी शुरू की। और इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगता है, नासिक में एक शिलालेख मिला है जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी की मां ने खुदवाया था। इसमें उन्हें शक, यवन और पहलव जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का विनाशक कहा गया है। मतलब साफ है, वो एक बेहद शक्तिशाली शासक। चलिए अब कहानी का रुख उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ते हैं। ये वो इलाका है जो हमेशा से भारत में आने का एक मेन गेटवे रहा है। और मौर्यों के कमजोर पड़ते ही ये दरवाजा एक बार फिर से खुल गया। तो सवाल ये उठता है कि ये लोग भारत आ क्यों रहे थे। इसे समझने के लिए दो बातें हैं, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश ये था कि चीन की महान दीवार ने मध्य एशिया के कबीलों को पूरब की तरफ जाने से रोक दिया था, तो उन्हें धक्का मिला पश्चिम और दक्षिण की ओर। और पुल फैक्टर वो थी भारत की कमजोर सीमा जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। तो इस दौर में एक के बाद एक 4 बड़े ग्रुप्स भारत आए। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, फिर शक, उनके बाद पार्थियन, और आखिर में आए वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल साबित हुए, कुषाण। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इन सब ने क्या क्या किया। जैसे इंडो ग्रीक्स, राजा मिनांडर के समय में इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए और सिक्कों पर राजा की तस्वीर छापने का चलन भी शुरू किया। शकों ने एक क्षत्र प्रणाली शुरू की जो एक तरह की मिलिट्री गवर्नरशिप थी। और पार्थियन राजा गोंडोफर्नस के समय में ईसाई धर्मदूत सेंट थॉमस के भारत आने का भी जिक्र मिलता है। लेकिन इन सब में एक ग्रुप ऐसा था जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ, जिसने यहां आकर अपना एक नया साम्राज्य ही बना डाला, और वो थे कुषाण। असल में ये लोग यूजी कबीले से थे और खुद को क्या कहते थे, देवपुत्र, मतलब देवताओं का बेटा।
इस टाइटल से ही उनके इरादे और उनकी महत्वाकांक्षाएं साफ जाहिर होती हैं। 78 ईस्वी, ये साल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल कुषाणों के सबसे महान शासक कनिष्क गद्दी पर बैठे और इसी के साथ शुरू हुआ शक संवत, जो बाद में भारत का आधिकारिक कैलेंडर बना। और हाँ, एक मजेदार बात, राजा तो कुषाण था, पर कैलेंडर का नाम शक संवत क्यों पड़ा? वो इसलिए कि उस जमाने में भारतीय लोग अक्सर बाहर से आने वाले सभी लोगों के लिए शक शब्द का ही इस्तेमाल करते थे। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते हैं, और यूं ही नहीं कहते। सोचिए, चीन को पश्चिम से जोड़ने वाले वाइटल सिल्क रूट पर उनका कब्जा था। उन्होंने उस दौर के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और चौथी बौद्ध संगीति भी उन्हीं के संरक्षण में हुई। उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर भारत के अंदर तक फैला था, जिसकी 2 राजधानियां थीं, पेशावर और मथुरा। तो आखिर इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर की विरासत क्या है? ये सिर्फ लड़ाई झगड़े और जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है संस्कृतियों के एक महान संगम की। इन नए लोगों का भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो अपने साथ बेहतर घुड़सवारी की तकनीक लाएं। जो पगड़ी और शेरवानी आज पहनी जाती है, उसकी जड़ें भी इसी दौर से मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये लोग बाहरी बनकर नहीं रहे, ये यहीं के होकर रह गए, यहीं के धर्मों को अपना लिया और यहीं की संस्कृति में घुल मिल गए। और इस कल्चरल फ्यूजन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है आर्ट में। 2 जबरदस्त आर्ट स्टाइल्स उभर कर आए, गांधार और मथुरा। एक तरफ गांधार कला थी, जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव था, स्लेटी पत्थर से बनी एकदम रियलिस्टिक मूर्तियां। और दूसरी तरफ थी मथुरा कला, जो बिल्कुल देसी थी, लाल पत्थर में बनी एकदम आइडियलाइज्ड इंडियन स्टाइल मूर्तियां। और मजे की बात यह है कि कुषाणों ने दोनों को ही सपोर्ट किया। ये दौर सिर्फ तलवारों का नहीं था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान का भी था। इसी समय में अश्वघोष ने बुद्धचरित्र जैसा महाकाव्य लिखा, आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता रचा गया, और सर्जरी के पिता कहे जाने वाले सुश्रुत भी इसी दौर की देन थे। तो वापस चलते हैं अपने पहले सवाल पर कि ये जो पूरा दौर था, ये सिर्फ एक साम्राज्य का अंत था या एक नए मल्टीकल्चरल भारत का जन्म? शायद जवाब दोनों ही है। एक पुरानी व्यवस्था जरूर गिरी, पर उसकी राख से एक ऐसी नई सभ्यता ने जन्म लिया जो पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्स थी, कहीं ज्यादा रिच थी। है ना सोचने वाली बात?